बच्चों, वेलकम टू अर्चना एजुकेशनल चैनल। अर्चना एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रिया और उसकी परिभाषा और उसकी कितने प्रकार के भेद होते हैं उसको पढ़ेंगे। क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। क्रिया मीन्स किसी काम का होना जो हम लोग दिनचर्या, जैसे सोना, उठना, रोना, हंसना, खेलना, पढ़ना, लिखना, ये सारे क्या है? क्रिया हैं। सारे क्या हैं? वर्ब हैं। जो भी काम का होना या काम होने का बोध कराना, उसे हम लोग क्रिया बोलते हैं। हम लोग डेली लाइफ में हंसते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, रोते हैं, खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, ये सारे क्या हैं? क्रिया हैं। तो क्रिया की क्या परिभाषा होगी? जिस शब्द से अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य का होना या करने का बोध हो, उसे हम लोग क्रिया कहेंगे। जैसे गीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, राकेश कॉलेज जा रहा है, गौरव बुद्धिमान है, शिवाजी बहुत वीर थे। ये सारे क्या है? नाचना, दूध पीना, कॉलेज जाना, बुद्धिमान होना, बहुत वीर होना, ये सारे क्या है? क्रिया है। क्रिया का बस इतना जानो, क्रिया मीन्स काम करना, काम होने का बोध कराना, उसे हम लोग क्रिया बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं कि बच्चे नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये सारे। अब क्रिया के कितने भेद हैं? क्रिया के मुख्य दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और संरचना के दृष्टि से क्रिया के 5 भेद हैं। सामान्य क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया, संयुक्त क्रिया, पैरणार्थक क्रिया और अपर्व क्रिया। तो हम लोग एक एक कर देखेंगे। क्रिया के जो 2 भेद हैं। सकर्मक क्रिया किसे बोलेंगे? जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पे पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, मैं खेल लिखता हूँ, रमेश मिठाई खाता है, सविता फल लाती है, भौरा मुख फूलों का रस पीता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि मैं लेख लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्या है? लिखना, लिखता हूँ, लिखना क्या है? क्रिया है, और लेख क्या है? कर्म है। तो यहाँ क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? कर्म पे पड़ रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सकर्मक क्रिया। यहाँ पे रमेश मिठाई खाता है, खाना क्या है? क्रिया, और मिठाई क्या है? कर्म। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? मिठाई पे पड़ रहा है, तो इसे हम लोग सकर्मक क्रिया बोलेंगे। सविता फल लाती है, तो लाना क्या है? क्रिया है, और फल क्या है? कर्म है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? कर्म पे पड़ रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सकर्मक क्रिया बोलेंगे। भौरा फूल का रस पीता है, तो यहाँ पीना क्या है? क्रिया है, और रस क्या है? कर्म है। तो यहाँ किस क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? रस पे पड़ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसे सकर्मक क्रिया का उदाहरण बोलेंगे। जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पे पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया बोलेंगे। या फिर ये भी कह सकते हैं, जिन क्रियाओं का फल कर्म पे पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया बोलेंगे। अब हम लोग द्विकर्मक क्रिया पढ़ेंगे। जिन क्रियाओं के 2 कर्म होते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने श्याम को पुस्तक दी, देना क्या है? क्रिया। अगर इसका फल किस पे पड़ रहा है? 2 कर्म पे, श्याम पे और पुस्तक पे पड़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? द्विकर्मक क्रिया बोलेंगे। सीता ने राधा को रुपये दिए, दिया क्या है? क्रिया है, और इसका फल किस पे पड़ रहा है? 2 कर्म पे पड़ रहा है, राधा पे पड़ रहा है और रुपये पर पड़ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? द्विकर्मक क्रिया बोलेंगे। कर्मक क्रिया,
अकर्मक क्रिया की क्या परिभाषा होती है? जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पे पड़ता हो उसे अकर्मक क्रिया बोलेंगे। जैसे गौरव रोता है, तो गौरव क्या है? यहाँ कर्ता है, रोना क्या है? क्रिया है। तो क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? गौरव पे पड़ रहा है, और गौरव क्या है? कर्ता है, तो इसे हम लोग अकर्मक क्रिया बोलेंगे। सांप रेंगता है, रेंगना क्या है? क्रिया, और सांप क्या है? कर्ता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है, तो इसे अकर्मक क्रिया बोलेंगे। रेलगाड़ी चलती है, चलना क्या है? क्रिया है, और रेलगाड़ी क्या है? कर्ता है। तो इसमें देख रहे हैं क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? रेलगाड़ी पे पड़ रहा है। तो ये सारे अकर्मक क्रिया के उदाहरण होंगे। जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पे पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे, या अकर्मक क्रिया कहलाती है। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। एक एक कर हम लोग पढ़ते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया, जिन क्रियाओं से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी और से काम करा रहा हो उसे हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। जैसे बोलवाना, पढ़वाना, लिखवाना आदि। जैसे उदाहरण के तौर पर, मैं बच्चे को वाक्य बुलवाती हूँ, मैं बच्चों को उसे स्टोरी पढ़वाती हूँ, मैं बच्चे से लेख लिखवाती हूँ। यहाँ सारा क्या है? बुलवाना, पढ़वाना, लिखवाना क्या है? हम किसी और से ये काम करा रहे हैं, बच्चों से ये काम करा रहे हैं, तो क्या है? ये प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। नाम धातु क्रिया, ऐसी धातु जो क्रिया को छोड़कर किन्हीं अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, स्वनाम, विशेषण आदि से बनते हो उसे नाम धातु क्रिया कहेंगे। जैसे अपनाना, अपनाना क्या है? स्वनाम है, और अपना से अपनाना बना, तो ये क्या हो गया? नाम धातु क्रिया हो गया। ऐसा क्रिया जो संज्ञा या स्वनाम से या विशेषण से बनी हो उसे हम लोग नाम धातु क्रिया कहेंगे। संयुक्त क्रिया, ऐसी क्रिया जो किन्हीं दो क्रियाओं से मिलने से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे खा लिया, यहाँ खाना क्या है और लिया क्या है? दो क्रिया है, जिसे संयुक्त क्रिया कहेंगे। चल दिया, चलना और दिया क्या है? दो संयुक्त क्रिया है, तो इसे क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया बोलेंगे। पी लिया, यहाँ पीना और लिया दो क्रिया है, तो इसे क्या बोलेंगे? जहां पे दो क्रियाओं का मिलना हो वहां संयुक्त क्रिया कहेंगे। तो ये सारा उदाहरण खा लिया, चल दिया, पी लिया क्या है? संयुक्त क्रिया के उदाहरण है। कृदंत क्रिया, जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका नया क्रिया रूप बना जाए तो उसे कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे दौड़ से हम लोग दौड़ना बना दिए, भाग से भागता बना दिए, या भागना बना दिए, तो ये सब क्या है? कृदंत क्रिया के उदाहरण है। पूर्वकालीन क्रिया, जिस क्रिया के पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो उसे पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। जैसे मैं अभी सोकर उठी हूँ, तो इसमें क्या है? उठा हुआ क्रिया के पूर्व सोकर क्रिया का प्रयोग हुआ, अतः इसे पूर्वकालीन क्रिया कहेंगे। विशेष पूर्वकालीन क्रिया या तो क्रिया के समान रूप में प्रयुक्त होती है, या तो धातु के अंत में कर अथवा करके लगा देने से पूर्वकालीन क्रिया बन जाती है। जैसे बच्चों दूध पीते ही सो गया, तो यहाँ क्या है? सोने से पहले बच्चे ने क्या किया? दूध पिया, तो दूध पीना क्या हो गया? पूर्वकालीन क्रिया हो गया। लड़की पुस्तक पढ़कर जाएगी, तो यहाँ क्या है? जाने के पहले क्या है? पुस्तक पढ़ेगी, तो पुस्तक पढ़ना क्या हो गया? पूर्वकालीन क्रिया हो गया। अब अपूर्व क्रिया, अपूर्व क्रिया उसे कहेंगे कि कई बार वाक्यों में क्रिया के होते हुए भी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता, उसके अपूर्व क्रिया कहलाएंगे। जिसका कि कोई मीनिंग नहीं है, स्पष्ट निकल के आया, जिसका कुछ अस्पष्ट मतलब नहीं निकल के आया, उसे हम लोग अपूर्व क्रिया बोलेंगे। जिसका कि कोई
मीनिंग ना हो, जिसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं निकल के आया, उसे अपूर्व क्रिया बोलेंगे। जैसे गांधी जी थे, इसमें तो कुछ पता नहीं थे कि गांधी जी क्या थे, कब थे, कुछ अर्थ स्पष्ट नहीं आ रहा है। अगर हम यही बोले गांधी जी राष्ट्रपिता थे, तो इसका मतलब निकल के आ रहा है कि वो राष्ट्रपिता थे, लेकिन गांधी जी थे तो इसका कोई मीनिंग तो नहीं निकल के आ रहा है, इसका तो अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, तो इसे हम लोग अपूर्व क्रिया बोलेंगे। अपूर्व क्रिया वो क्रिया जिसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं आए, समझ में नहीं आए, उसे अपूर्व क्रिया बोलेंगे। तुम हो, तो यहाँ तुम हो अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। अगर यही बोलेंगे तुम बुद्धिमान हो, तो इसका अर्थ निकल के आ रहा है, लेकिन तुम हो इसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं आ रहा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपूर्व क्रिया बोलेंगे। तो ये क्रिया है और क्रिया के उदाहरण है। मैं समझती हूँ कि क्रिया का अर्थ और क्रिया के भेद सारे समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें कोई डाउट है या कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ताकि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं और अच्छी तरह से आपको समझा सकूं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।